नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो आइए शुरुआत करते हैं वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ, जो आ रही है गाजा से। गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन और तेज हो गया है। 24 घंटे में हमास के 200 ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं। टनल, हथियार, गोदाम भी तबाह कर दिए गए हैं। खान यूनुस में आईडीएफ ने धावा बोला है, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा सिनवार के घर पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमला किया है। घर में सुरंग और हथियार भी बरामद किए गए हैं इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। गाजा में परमाणु वज्रपात का सूत्रपात होने जा रहा है। अमेरिका और इजरायल एक साथ 5 मोर्चों पर युद्ध लड़ने जा रहे हैं। बाइडेन ने 5 देशों पर आक्रमण करने का प्लान बना लिया है। इस प्लान की जानकारी नेतन्याहू को देने के लिए अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन इजरायल पहुंचे हैं। सवाल यही है कि आखिर अमेरिका ने एक साथ 5 देशों पर हमला करने का फैसला क्यों किया? 5 देशों पर अगर हमला हुआ तो क्या होगा? क्या अरब में एटमी युद्ध की शुरुआत हो जाएगी? इन्हीं सवालों का एनालिसिस कर रही है सुपर प्राइम टाइम की हमारी पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट और अरब में ऐसा विनाश होने जा रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। युद्ध का फाइनल फेज शुरू होने जा रहा है और इसी के साथ विध्वंस के 5 गेट ओपन हो गए हैं। अमेरिका और इजराइल ने अरब विनाश का बहुत ही खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिका और इजराइल अब उन देशों पर हमला करने जा रहे हैं जो इन दोनों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। गाजा युद्ध अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। हमास को मिटाने के लिए इजराइल के हमले बहुत तेज हो गए हैं। लेकिन अब गाजा के साथ साथ इजराइल और अमेरिका एक साथ 5 देशों पर हमला करने जा रहे हैं। लेबनान, यमन, सीरिया, इराक और ईरान, ये वो 5 देश हैं जिन पर भीषण हमला करने की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। ये वही 5 देश हैं जहां ईरान के प्रॉक्सी का बेस है और ये प्रॉक्सी इजरायल के साथ साथ अमेरिका के लिए भी सिरदर्द बने हुए हैं। ईरान के समर्थन वाले कई कट्टरपंथी संगठन लगातार अमेरिका और इजरायल पर हमले कर रहे हैं, जिससे दोनों देश परेशान हैं। ईरान के इशारे पर कट्टरपंथी संगठन इजराइल के शहरों पर रॉकेट और मिसाइलें बरसा रहे हैं। सीरिया और इराक में अमेरिकी बेस पर लगातार हमले हो रहे हैं। यमन का हूती तो लाल सागर में इजराइल की तरफ जाने वाले जहाजों पर ना सिर्फ हमले कर रहा है बल्कि उन्हें समंदर में ही हाईजैक कर रहा है। अमेरिका इसी बात से भड़क गया है। पेंटागन ने ईरानी प्रॉक्सी का अंत करने के लिए प्लान बना लिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को व्हाइट हाउस से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है।
गाजा युद्ध का विस्तार होने वाला है। पांच देशों में मौजूद ईरान के समर्थन वाले संगठनों पर एक साथ भीषण प्रहार शुरू होने वाला है। अगर ईरान ने अपने प्रॉक्सी संगठनों को बचाने की कोशिश की तो अमेरिका ईरान पर भी हमला कर देगा। ईरान को तबाह करने का खाका भी खींच लिया गया है। अमेरिका और इजराइल एक साथ कहां-कहां और किन-किन देशों पर हमला कर सकते हैं और क्यों, अब यह भी जान लीजिए। अमेरिका और इजराइल का पहला टारगेट है यमन के हूती। लाल सागर में हूती इजराइल और अमेरिका के लिए लगातार मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। इजराइल जाने वाले जहाजों पर हमला हो रहा है, उन्हें हाईजैक किया जा रहा है। इसके अलावा हूती इजरायली शहरों पर भी मिसाइल दाग रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका हूती पर हमला करेगा। इजराइल और अमेरिका का दूसरा टारगेट लेबनान का हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह अमेरिका को भी आंख दिखा रहा है। इसीलिए अमेरिका हिजबुल्लाह का भी वजूद मिटाना चाहता है। बाइडेन और नेतन्याहू इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस पर भी हमला करने वाले हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस अमेरिकी बेस पर हमले कर रहा है, साथ ही इजरायली धरती पर भी लगातार विस्फोट कर रहा है। सीरिया में कतैब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमले का प्लान है। कतैब हिजबुल्लाह भी सीरिया में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमले कर रहा है। साथ ही वो इजराइल के शहरों को भी दहला रहा है। इजराइल और अमेरिका का पांचवा और आखिरी टारगेट है ईरान। अगर ईरान ने अपने प्रॉक्सी संगठनों को बचाने की कोशिश की तो अमेरिका उस पर भी हमला करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों को लगातार मिलिट्री मदद दे रहा है, साथ ही अमेरिका को भी तबाह करने की धमकी दे रहा है। बाइडेन ने गाजा युद्ध को लेकर 10 सूत्रीय प्रोग्राम बनाया है। नेतन्याहू और उनकी वॉर कैबिनेट को इसकी जानकारी देने के लिए बाइडेन ने अपने रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को इजराइल भेज दिया है। ऑस्टिन इजराइल की वॉर कैबिनेट के साथ बैठक करेंगे और इस दौरान वो इजराइल से अमेरिका के प्लान पर सहमति लेंगे। 5 देशों पर एक साथ हमले के प्लान पर जैसे ही इजराइल की सहमति होगी, वैसे ही अरब विध्वंस की शुरुआत हो जाएगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के इजराइल दौरे का मकसद क्या है? गाजा युद्ध को लेकर वो इजराइल में क्या फैसला करने वाले हैं? अब इसे भी जानना होगा। गाजा से हमास का जल्द से जल्द सफाया हो सके, इसके लिए ऑस्टिन प्लान बनाएंगे। इजराइल को गाजा में बमबारी कम करने के लिए कहेंगे ताकि आम लोगों की जान नहीं जाए। इजरायली सेना को गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को और तेज करने के निर्देश दे सकते हैं। ऑस्टिन के इस दौरे का असल मकसद है ईरानी प्रॉक्सी का सफाया। वो इजराइल को कई मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार करेंगे। अगर ईरान अपने प्रॉक्सी को बचाने के लिए हमला करता है तो उस पर भी आक्रमण की तैयारी है। ऑस्टिन इसकी जानकारी इजरायली वॉर कैबिनेट को देंगे। ईरान का साथ अगर रूस देता है तो एटमी युद्ध के लिए तैयारी है। सभी बंधक कैसे रिहा किए जाएंगे, इसको लेकर नई रणनीति बनाई जाएगी। गाजा के भविष्य पर फाइनल फैसला होगा। जंग के बाद फिलिस्तीनी प्रशासन को गाजा की सत्ता सौंपने की तैयारी है, लेकिन इसके लिए इजराइल राजी नहीं। ऑस्टिन इजराइल को समझाएंगे। गाजा का पुनर्निर्माण कैसे होगा और कौन करेगा, इस पर भी फैसला होगा। युद्ध के बाद गाजा की सुरक्षा किस तरह अभेद्य की जाएगी, इस पर भी बात होगी। ऑस्टिन के इस दौरे के बाद ही गाजा युद्ध का विस्तार हो जाएगा। एक साथ कई फ्रंट पर अमेरिका के हमले शुरू हो जाएंगे। इन हमलों का मकसद ईरानी प्रॉक्सी को खत्म करना होगा। लेकिन सच ये है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया
तो ये जंग परमाणु युद्ध में बदल जाएगी। ईरान चुप नहीं बैठेगा, वो भी इजराइल और अमेरिका पर हमला कर सकता है। अगर ईरान ने हमला किया तो अमेरिका उस पर हमला करेगा। ऐसे में ईरान को बचाने के लिए रूस युद्ध में कूद पड़ेगा और इस तरह परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा। ऐसा युद्ध जिसमें अरब के कई देशों का अंत हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि हिजबुल्लाह पर इजराइल ने हमला किया है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह किए गए। IDF एयरक्राफ्ट ने हवा से मिसाइलें दागी। हिजबुल्लाह के कई लड़ाके भी मारे गए हैं इस हवाई हमले में। गाजा में हर दिन बड़ी तबाही लेकर आ रहा है। नेतन्याहू ने हमास के संपूर्ण खात्मे का इरादा कर लिया है, जिसका खामियाजा गाजा को भुगतना पड़ रहा है। रिहायशी इलाके, स्कूल, मस्जिद, अस्पताल, सब जगह बमबारी हो रही है, क्योंकि इजराइल गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक हमास के तमाम ठिकानों को खत्म कर देना चाहता है, जिससे हमास लड़ाके छिप न पाएं और सरेंडर पर मजबूर हो जाएं। यही वजह है कि IDF के सबसे पहले टारगेट पर अस्पताल हैं, जो हमास लड़ाकों की सबसे सुरक्षित पनाहगाह बन चुके हैं। इसीलिए IDF स्पेशल ऑपरेशन चला रहा है, जिससे अस्पतालों को जमींदोज करके वहां छिपे लड़ाकों का अंत कर सके। हमास पर जितने ज्यादा हमले इजराइल कर रहा है, हमास उतना ही खुंखार हो रहा है। हालात ऐसे हो चले हैं कि नॉर्थ गाजा में बड़ी तादाद में लोग दक्षिण गाजा चले गए। बावजूद इसके नॉर्थ गाजा में हमास के हमले रुके नहीं। हमास के लड़ाके इजराइल पर रॉकेट दाग रहे हैं। इतना ही नहीं, IDF सैनिकों पर गुरिल्ला स्टाइल में छुपकर वार कर रहे हैं। हमास को पूरी तरीके से तबाह करने के लिए अब IDF ने नई रणनीति बनाई है। अब इजराइल का फोकस वो ठिकाने हैं जहां हमास के लड़ाके छिपे हैं। यानी अब इजरायली सैनिक पूरी ताकत से सिर्फ उन्हीं ठिकानों पर हमले करेंगे जहां हमास लड़ाकों ने या तो अपना सेंटर बनाया हुआ है या फिर हथियार छुपाए हुए हैं। या वो उस जगह को हमले के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है इजराइल के टारगेट पर गाजा के अस्पताल आ गए, इसलिए इस बार निशाना बनाया है नॉर्थ गाजा का कमाल अल अदवा अस्पताल, जहां IDF ने हमला करके 90 हमास लड़ाकों को पकड़ लिए। इतना ही नहीं, IDF ने अस्पताल को पूरी तरह जमींदोज कर दिया। इसके लिए बुलडोजर जंग के मैदान में उतार दिए, जिसने पूरे अस्पताल को मिट्टी में मिला दिया। इस दौरान लोग IDF सैनिकों से भिड़ गए। बुलडोजर कमाल अल अदवा अस्पताल को रौंदता रहा, चीख पुकार मचती रही, लेकिन IDF सैनिक तब तक नहीं रुके जब तक पूरा अस्पताल तबाह नहीं हो गया। IDF के पास खुफिया इनपुट था कि कमाल अल अदवा अस्पताल में हमास का अड्डा है और वहां लड़ाके छिपे हैं, इसलिए पूरे अस्पताल को घेर लिया। आसमान में बम बरसने लगे और एक दूसरी इमारत से IDF कमांडो गोलीबारी करने लगे। थोड़ी देर में कमांडो दूसरी तरफ से अस्पताल की 7वीं मंजिल तक जा पहुंचे और वहां ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हो गए। तब यह चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। एक एक मशीन से मशीन गन निकल रही थी, बम निकल रहे थे। इस बीच भागते हुए हमास लड़ाकों को भी पकड़ लिया गया।
हमास ने स्कूलों और अस्पतालों को अपने छिपने का ठिकाना बना लिया है। कई सुरंगें अस्पताल में खुलती थी, रेड होने पर, छापेमारी होने पर भाग निकलते थे। यही वजह थी कि आईडीएफ डबल अटैक कर रहा है। एक तरफ सुरंगों पर बस्टर बम से हमले किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ अस्पतालों, स्कूलों और मस्जिदों को तबाह किया जा रहा है। इसी तरह के हमले न सिर्फ पूरे गाजा में किए जा रहे हैं, बल्कि वेस्ट बैंक में भी रिहायशी इलाकों पर रेड करके हमास लड़ाकों को दबोचा जा रहा है। इस बीच स्थानीय लोगों से आईडीएफ की भिड़ंत भी हो रही, जिससे ऑपरेशन में काफी मुश्किल हो रही। ये खान यूनिस से आई तस्वीरें हैं, जहां आसमान से बम बरसाए गए, जिससे एक पूरा इलाका तबाह हो गया। दिन के उजाले में ही एयर स्ट्राइक की गई। जहां जहां हमले हुए, वहां तेज धमाके के बाद काले धुएं का बवंडर उठ गया। पिछले 73 दिन से आईडीएफ के हमले पूरे गाजा पट्टी पर जारी है। उत्तरी गाजा के बाद दक्षिणी गाजा में हमास ठिकानों की घेराबंदी की जा रही। हालांकि उत्तरी गाजा के कुछ इलाके अभी भी टारगेट पर हैं। जबालिया शरणार्थी कैंप में फिर से बमबारी की गई, जहां 19 लोगों की मौत हो गई। वहीं वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने पिछले 24 घंटे में कई इलाकों में रेड की। लोगों से जबरदस्त भिड़ंत के बाद 4 हमास लड़ाकों को मार गिराया। यह हमला नूर अल शम्स रिफ्यूजी कैंप पर किया गया था। रात में शुरू हुए हमले दिन के वक्त भी जारी थे। दक्षिणी गाजा के 2 इलाके सबसे ज्यादा टारगेट पर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा खान यूनिस पर बम बरसाए गए हैं, जबकि राफा में आईडीएफ सैनिक घुस गए। हालात ऐसे हैं कि अस्पतालों पर हमले से लोगों में चीख पुकार मच गई है। कई दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिसमें महिलाओं और बच्चों पर हमले हुए। इतनी तबाही के बाद भी इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है, जब तक हमास लड़ाके खत्म नहीं हो जाते, इसी तरह हमले जारी रहेंगे। इसी तरह गाजा थर्राता रहेगा। इजराइल के हमले लगातार विध्वंसक होते जा रहे हैं, जिसमें हमास लड़ाकों के अलावा बेकसूर भी मारे जा रहे हैं। अब तक गाजा में मौत का आंकड़ा 18,787 तक पहुंच चुका है। इसके अलावा 8,000 लोग लापता हैं, जिसमें करीब 70% महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इजराइल लगातार हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है। उसके टारगेट पर हेल्थ सेंटर हैं, जहां अब तक 137 से ज्यादा अटैक हो चुके हैं, जिनमें 521 लोगों की मौत हो चुकी है। 686 लोग घायल हुए हैं। इनमें 16 हेल्थ वर्कर भी मारे गए। गाजा में कुल 36 अस्पताल मौजूद हैं, जिसमें से 33 अस्पताल और 55 हेल्थ केयर सेंटर बंद हो चुके हैं, जबकि सिर्फ 3 अस्पताल संचालित हैं, अल ममदानी, अल आवदा और कमाल अदवान। इसके अलावा जो अस्पताल पूरी तरह तबाह होकर बंद हो चुके हैं, जिसमें गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल अल शिफा भी शामिल है। उसके बाद अल नस्र और इंडोनेशियन अस्पताल, रंतीसी अस्पताल, स्वीडिश गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त अल स्वीडी अस्पताल, अब की 2 बड़े अस्पताल अल अहली और अल कुद्स भी इसमें शामिल हैं। न सिर्फ अस्पताल बल्कि स्कूलों में भी हमास ने अड्डे बनाए हुए हैं, जहां से वो इजराइल पर रॉकेट स्ट्राइक करते रहे हैं। इसी तरह के अड्डे को आईडीएफ सैनिकों ने खोज निकाला। ये गाजा का शीजिया इलाका है, जहां आईडीएफ ने स्कूलों में टनल शॉफ्ट को ढूंढ निकाला। उससे पहले पूरे स्कूल को उड़ा दिया, तब सुरंग में जाने का रास्ता साफ दिखने लगा। देखिए कैसे सुरंग के शॉफ्ट पर लॉन्चिंग साइट है, यहीं से रॉकेट दागे जाते थे। इसके अलावा इजराइल ने कई इलाकों पर फॉस्फोरस बम से हमला किया। देखिए कैसे अंगारों की बारिश हो रही है। हमले के 7 मिनट के भीतर जो भी उस इलाके में फॉस्फोरस बम के संपर्क में आया, वो तबाह हो गया। इतने हमले होने के बाद भी हमास ने हथियार नहीं गिराए, बल्कि वो पूरी ताकत से अटैक कर रहा है।
ये वीडियो हमास ने जारी किया है, जिसमें वेस्ट बैंक में उसने आईडीएफ पोस्ट पर घात लगाकर हमला किया। देखिए कैसे गोली बरसाई। इस हमले में 2 आईडीएफ सैनिकों को मार दिया और उनके हथियार लूट लिए। इसी तरह के हमले गाजा पट्टी में भी किए जा रहे हैं। यानी गाजा के पास अभी भी इतने लड़ाके बाकी हैं जो इजराइल को दहलाने का दम रखते हैं, क्योंकि हमास को हिजबुल्ला और हूती से भी मदद मिल रही है। अगर गाजा में हमले तेज होते हैं तो हिजबुल्ला उत्तरी इजराइल पर हमले शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हूती भी मिसाइल दागने लगता है। यानी 3 तरफ से इजराइल घिर गया है, जिसकी वजह से ये युद्ध काफी मुश्किल होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ ने एक साथ तबाह की कई इमारतें। विस्फोटक लगाकर इमारतों को जमींदोज किया गया। आईडीएफ का दावा कि इमारतों में थे हमास के कमांड सेंटर। आईडीएफ का यह भी दावा कि इमारतों में थे रॉकेट लॉन्च सेंटर भी मौजूद। क्या हमास और इजराइल में बंधकों की रिहाई को लेकर एक और डील होने जा रही है? आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुछ हलचल इस तरफ इशारा करती है। इजरायली मीडिया में इसे लेकर तमाम तरह की खबरें चल रही हैं। मोसाद चीफ हाल ही में कतर के प्रधानमंत्री से मिले हैं, जिसके बाद ये खबर पुख्ता मानी जा रही है कि इजराइल खुद ऐसी डील करना चाहता है। वैसे देखा जाए तो आईडीएफ के सामने और कोई रास्ता भी नहीं बचता, क्योंकि जंग के 72 दिन के बाद भी सेना का हाथ अभी भी खाली है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए। गाजा पट्टी को बर्बाद और तबाह कर दिया। पूरी दुनिया को हमास के खिलाफ खड़ा कर दिया। फिर भी आज इजराइल खाली हाथ है। 7 अक्टूबर को जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया था, इजरायली लोगों को बंधक बना लिया था। उसके बाद आईडीएफ का ही मकसद था हमास का वजूद मिटाकर अपने लोगों को उसके कब्जे से आजाद कराना। लेकिन अफसोस ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं है कि आईडीएफ ने बंधकों को छुड़ाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। कई हमले किए, काफी घेराबंदी की, यहां तक कि बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास के साथ सीज फायर की डील भी कर ली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आज भी करीब 128 इजरायली हमास के बंधक बने हुए हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए आईडीएफ बड़ा रिस्क लेने जा रहा है। हमास से एक बार धोखा खाने के बाद अगर इजराइल बंधकों को छुड़ाने के लिए एक बार फिर डील करने की सोच रहा है, तो इसे रिस्क नहीं तो और क्या कहेंगे। लेकिन खबर यही है कि इजराइल और हमास के बीच एक और समझौते का रास्ता तैयार किया जा रहा है, जिस पर चलकर इजराइल अपने बंधकों की रिहाई के सपने सजोए बैठा है। बताया जा रहा है कि हमास और इजराइल के बीच एक और डील हो सकती है। इस समझौते के लिए हमास को तैयार करने का काम मिस्र और कतर कर रहे हैं। डील के मुताबिक हमास 50 बंधक छोड़ेगा, जिसके बदले इजराइल 300 लोगों को छोड़ेगा। दोनों तरफ से बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों को सबसे पहले छोड़ा जाएगा। बीमार लोगों को दवाएं और इलाज मुहैया कराने की बात भी समझौते में शामिल हो सकती है। यहां इस बात का जिक्र करना बेहद जरूरी है कि इस समझौते को लेकर दोनों तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। इसके 2 ही सबसे बड़े स्रोत हैं।
पहला इजरायली मीडिया और दूसरा मोसाद चीफ और कतर पीएम की मुलाकात। इजराइल की मीडिया में इस डील की खबरों को लेकर बहुत हलचल है। इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक दूसरी डील की डगर बहुत ही मुश्किल है। ये एक लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया होगी। अभी नई डील को एक लंबा फासला तय करता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि डील फाइनल करने का अंतिम फैसला हमास की तरफ से ही होगा। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट से दो बातें साबित होती है। पहला ये कि दूसरी डील की बात अफवाह नहीं है। दूसरी सबसे अहम बात ये कि बंधकों को छुड़ाने में दूसरे समझौते में हमास की स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत है। बंधकों की रिहाई को लेकर हमास और आईडीएफ में दूसरी डील हो सकती है। इस बात को सबसे ज्यादा हवा दी है मोसाद चीफ डेविड और कतर प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद की हुई मुलाकात में। मोसाद मुखिया डेविड और कतर के पीएम की मुलाकात 15 दिसंबर को नॉर्वे में हुई थी। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में हमास के साथ डील को अंजाम तक पहुंचाने की रणनीति बनी। हमास तक संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी कतर और मिस्र को दी गई है। मीटिंग में CIA डायरेक्टर बिल बर्न्स और मिस्र के खुफिया विभाग के मंत्री जनरल अब्बास भी शामिल थे। हालांकि इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि इस डील का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि इजराइल हमास से डील करने के लिए इतना बेताब क्यों है, जबकि पिछले सीज फायर की कहानी पूरी दुनिया जानती है। ये 24 से 30 नवंबर का समय था जब हमास की तरफ से इजरायली बंधक छोड़े जाने थे और बदले में इजराइल को गाजा पट्टी पर हमला रोकना था। लेकिन अचानक 30 नवंबर को आईडीएफ ने पूरी ताकत के साथ गाजा पर हमला शुरू कर दिया। हमास पर यह आरोप लगा कि इजराइल ने 7 दिन हमला नहीं किया, लेकिन हमास ने सभी बंधकों के बजाय केवल 50 को छोड़ा। अभी भी करीब 128 इजरायली बंधक हमास के कब्जे में हैं। इसके बाद आईडीएफ ने ताबड़तोड़ हमले किए। AI का इस्तेमाल करके हमास के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। उसके कई कमांडरों को मार गिराने की बात कही, फिर भी बंधकों को छुड़ाने में नाकाम रहे। छुड़ाना तो दूर, किसी बंधक का पता तक नहीं लगा पाए। इस बीच इजराइल से एक और गलती हो गई। आईडीएफ की गोलीबारी में 3 इजरायली बंधक मारे गए हैं। एक तरफ बंधकों को नहीं छोड़ा पाने की नाकामी और दूसरी तरफ अपने ही बंधकों की मौत। इसके बाद इजराइल की जनता नेतन्याहू सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर पड़ी। ऐसे हालात में हमास से डील को लेकर इजराइल की मजबूरी समझी जा सकती है। आईडीएफ अभी तक बंधकों का पता नहीं लगा पाई। गलती से गोलीबारी में आईडीएफ ने अपने ही 3 बंधकों को मार दिया। सेना में निराशा और हताशा बढ़ती जा रही है। इजराइल सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर पड़ी है। इजराइल पर अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पाने की इमेज बनती जा रही है। अब ऐसे हालात में इजराइल के सामने कोई रास्ता नहीं बचता। हमलों से बात नहीं बनी, शायद कूटनीति का सहारा ही अंतिम सहारा बचा है। वैसे भी बंधकों को छुड़ाने की सबसे ज्यादा चिंता इजराइल को है। इजराइल के पास जो लोग बंद हैं उनमें से ज्यादातर वो फिलिस्तीनी हैं जिन्हें हमास से कनेक्शन के शक में आईडीएफ ने बंद कर रखा है। अगर दूसरी डील काम कर गई तो शायद इजराइल अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि शुजाया में आईडीएफ का विध्वंसक प्रहार हुआ है। हमास का वेपन डिपो को तबाह किया गया। विस्फोटक लगाकर वेपन डिपो को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। लाल सागर में उतरा कोई भी शिप, चाहे वो इजराइल का हो या फिर इजराइल की तरफ जाने वाला, उस पर हुती विद्रोहियों का हमला लगातार जारी है। कभी मिसाइलों के जरिए तो कभी विस्फोटक ड्रोन के जरिए। बीती रात भी यमन से लाल सागर में ड्रोन हमले हुए। हुती विद्रोहियों ने 15 ड्रोन दागे, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेना ने हुती के सभी ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया और इसी के साथ ही हुती विद्रोहियों के खिलाफ जंग का भी ऐलान कर दिया। तो क्या ऑपरेशन हुती के आगाज के साथ ही लाल सागर में बारूदी आहुति दी जाएगी? देखिए ये रिपोर्ट।
लाल सागर का बम गोला बारूद से दहलना तय है। रेड सी में थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज भी तय है। क्योंकि किसी भी वक्त महाशक्ति अमेरिका जंग की शुरुआत कर सकती है। यूएस नेवी के समुद्री जंगबाज अपने विनाशकों से तबाही मचा सकते हैं। और जानते हैं सुपर पावर अमेरिका के टारगेट पर कौन है? यमन के हूती विद्रोही। एक तरफ गाजा में इजराइल हमास के बीच युद्ध चरम पर है, मगर इसी बीच लाल सागर में हूती विद्रोहियों के बारूदी बवंडर मिसाइल ड्रोन के जरिए जंगी ट्रेलर ने हर किसी को सन्न कर रखा है। मगर इस बार अमेरिका और ब्रिटेन ने ज्वाइंट ऑपरेशन से हूती के होश फाख्ता कर दिए। मसलन हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में ड्रोन स्ट्राइक की, यमन से रेड सी की तरफ 15 आत्मघाती ड्रोन दागी, लेकिन यूएस ने हूती के ड्रोन हमलों को नाकाम किया। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के 14 ड्रोन मार गिराए। यूएसएस अलेर बुक डिस्ट्रॉयर से ड्रोन तबाह किए गए। वहीं ब्रिटेन की नौसेना ने हूती के एक ड्रोन को तबाह किया। डिस्ट्रॉयर HMS डायमंड ने ड्रोन पर मिसाइल दागी। सी वाइपर मिसाइल से हूती का ड्रोन तहस नहस हो गया। अमेरिका ब्रिटेन के पलटवार से हूती विद्रोहियों के खेमे में खलबली मच गई। हैरानी तो इस बात की है कि साल 1991 के बाद पहली बार ब्रिटेन की रॉयल नेवी एक्शन में दिखाई दी। मगर यह तो लाल सागर में जंगी आग की महज शुरुआत है। हूती के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन होने वाला है, क्योंकि हूती विद्रोहियों पर नकेल कसने के लिए 10 देशों के साथ मिलकर यूएस ने अलायंस बनाया, जिसे नाम दिया है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। यही अलायंस लाल सागर में हूती की घेराबंदी करेगा। रेड सी में इंटरनेशनल टास्क फोर्स अभियान शुरू होगा। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन अपने मिडिल ईस्ट के दौरे पर इस अलायंस का ऐलान करेंगे। दरअसल लगातार लाल सागर में होते हूती के हमलों से सुपर पावर का माथा ठनक गया है। बाइडेन के सब्र का बांध टूट चुका है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त अमेरिका और उसके अलायंस के देश पूरी ताकत के साथ हूती पर अटैक कर सकते हैं। बीते 100 घंटों में हूती ने 5 से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया। इजराइल पोर्ट पर खड़े कार्गो शिप पर मिसाइलों से प्रहार किया, तो वहीं बुल्गारिया और हांगकांग के शिप को हाईजैक भी किया। इसके अलावा हूती विद्रोहियों ने नॉर्वे के टैंकर पर क्रूज मिसाइल दागी। हूती की इसी हिमाकत से अमेरिका और इजराइल आग बबूला हो रहे हैं। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है। गाजा युद्ध से पहले भी यमन के हूती विद्रोही अमेरिका के लिए चुनौती बने हुए हैं। हूती सिर्फ इजराइल जाने वाले शिप ही नहीं, बल्कि अमेरिका के जंगी बेड़ों पर भी हमला कर चुका है। लिहाजा इस बार लाल सागर में यूएस नेवी ने हेवी डिप्लॉयमेंट कर दी।
कैरियर और डिस्ट्रॉयर को तैनात कर दिया है ताकि हूती का खात्मा कर सके। क्योंकि अगर हूती का दबदबा कम नहीं हुआ, अगर लाल सागर में हूती विद्रोही यूं ही आक्रामक रहे, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। मसलन लाल सागर से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्री रूट है, जहां से कारोबारी जहाज गुजरते हैं। ये यूरोपीय देशों को सुएज कनाल होते हुए बाल अल मंडेब तक, फिर आगे हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए अरब देशों से जोड़ता है, जो आगे मलक्का स्ट्रेट से भी जुड़ जाता है। इस रूट से रोजाना 6 बिलियन बैरल तेल का कारोबार होता है। इस रूट की वजह से 9 दिन कम लगते हैं। जबकि हूती इसे ब्लॉक कर देता है तो अफ्रीका के चारों ओर होकर जाना पड़ेगा, जिससे ज्यादा खर्च होगा। बस इस बात से महाशक्ति अमेरिका का पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हूती विद्रोहियों ने लाल सागर की घेराबंदी कर ली है। इतना ही नहीं, लाल सागर में बारूदी माइंस बिछा दी है। ऐसे में अगर अमेरिका ने कोई एक्शन नहीं लिया तो लाल सागर में हूती विद्रोहियों की बादशाहत महा खतरे का सायरन बजा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अगर इजराइल हमास के हमलों से थर्रा रहा है तो अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में बड़ा खतरा पैदा हो गया है। सीरिया इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर पिछले 2 महीने में इतने हमले हुए हैं कि उसे बेस की सुरक्षा करने में काफी परेशानी हो रही है। दरअसल इसके पीछे ईरान है, जो अरब में अमेरिका का दबदबा खत्म करके अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है। एक तरफ इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के हमलों से दहल रहा है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिका को ईरानी समर्थित संगठन दहला रहे हैं। हालात ऐसे हो चले हैं कि 17 अक्टूबर से लेकर अब तक 98 बार अमेरिकी बेस पर हमले हो चुके हैं, जिसमें अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। ये हमले इराक और सीरिया दोनों जगहों पर हो रहे हैं। अगर सिर्फ सीरिया की बात की जाए तो ताल बायदार पर 3 हमले हो चुके हैं, जबकि अल शददी सैन्य ठिकाने पर 10 हमले ईरानी प्रॉक्सी ने किए हैं। इसी तरह मिशन सपोर्ट साइट 1 पर 13 हमले और मिशन सपोर्ट साइट 2 पर 12 हमले करके ईरानी प्रॉक्सी ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है। जबकि अल तम्फ गैरसन पर हाल फिलहाल में 7 अटैक किए गए हैं। जबकि सिर्फ इराक की बात की जाए तो रुमालियन लैंडिंग जोन पर 6 हमले, इसी तरह बशर बेस पर 11 हमले और इरबिल एयर बेस पर 10 अटैक। जबकि अल असद एयर बेस को 23 बार हमले करके दहलाया गया है। इतना ही नहीं, इराक में यूएस एम्बेसी और बगदाद डिप्लोमेटिक सेंटर पर एक बड़ा हमला भी हो चुका है। इराक में ज्यादा स्थिति खराब है, कई ठिकानों से अमेरिका ने सैनिक हटा भी लिए हैं, लेकिन अब सीरिया में भी इसी तरह के हालात बनते जा रहे हैं। इन हमलों के पीछे हिजबुल्लाह और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी हैं, जो सीरिया इराक में एक्टिव है। अब सवाल उठ रहा है, अचानक से हिजबुल्लाह इतना खुकार कैसे हो गया? इसके पीछे 3 देश हैं जो लगातार हिजबुल्लाह को मदद कर रहे हैं: ईरान, रूस और चीन। और ऐसा ईरान के कहने पर हो रहा है। इजराइल सीरिया और इराक में हिजबुल्लाह और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के ताबड़तोड़ हमले बता रहे हैं कि अब अरब में जंग का दायरा कितना बढ़ गया है, खासतौर से ईरानी समर्थित संगठनों को हाईटेक हथियार मिलने के बाद। ये इराक में अमेरिकी बेस पर हमले का वीडियो है, जिसमें एक के बाद एक ड्रोन अटैक कर रहे हैं। ये ठीक उसी तरह के ड्रोन हैं जैसे ड्रोन से रूस यूक्रेन पर हमले करता है। तो क्या सीरिया और इराक में ईरानी प्रॉक्सी को रूस से हथियार मिल रहे हैं? ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि सीरिया में रूसी वैगनर ग्रुप सक्रिय है
उसी के जरिए ये हथियार ईरान समर्थित गुटों तक पहुंच गए हैं। हमास के बाद हूती और हिजबुल्लाह ने पेंटागन की नींद उड़ा दी, क्योंकि उन्हें लगातार विध्वंसक हथियार मिल रहे हैं। चीन रूस से ईरान की नजदीकियों की वजह से ऐसा मुमकिन हो रहा है। इस पर अमेरिका ने कहा है, इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उत्तरी बॉर्डर से जवाब दिया जाएगा। हम इजराइल के साथ हैं। अमेरिका के ऐलान के बाद इजराइल ने भी हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की जा रही है। ये इजरायली एयर स्ट्राइक का वीडियो है, जिसमें आईडीएफ ने एक इमारत को जमींदोज कर दिया। इसके अलावा रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी की गई। ये कफ्र किला गांव की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे पूरा गांव तबाह हो गया। इतना ही नहीं, आईडीएफ ने दावा किया है कि अब तक उसने 103 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार गिराया है। इससे बौखलाए नसरल्लाह ने बड़े हमले की धमकी देकर इजराइल को अल्टीमेटम दिया है कि अगर हमले तुरंत नहीं रोके गए तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जंग लंबी खींचने का असर अब इजराइल की सियासत पर दिखने लगा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर आरोप लगा है कि उनके कुछ फैसलों ने हमास को और ताकत दी है। हालांकि बेंजामिन ने सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अब सवाल यह है कि इन आरोपों में कुछ दम भी है या सारा मामला पूरी तरह से सियासी है। जो देश दुनिया में आधुनिक हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर है, जिसके सिर पर अमेरिका का हाथ है, जो तकनीक और युद्ध कौशल के दम पर दुश्मन को पल में मिटा देने की कुव्वत रखता है, फिर क्या वजह है कि इजराइल 72 दिन बाद भी हमास को खत्म नहीं कर पाए? अपने बंधकों को छुड़ा नहीं पाए, सीज फायर के नाम पर धोखा खाया और अब अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरी डील करने को तैयार खड़ा है। इजराइल की सियासत में इसको लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। ये सुनकर आप चौंक जाएंगे कि सवालों के घेरे में कोई और नहीं, खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इजराइल के सीनियर नेता लिकुड एमके यूली एडलस्टीन ने हाल ही में कहा था कि युद्ध खत्म होने पर नेतन्याहू का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं बचेगा, इसलिए वो इस लड़ाई को खींच रहे हैं। इस आरोप के मुताबिक खुद नेतन्याहू हमास के साथ अपने जंग को खींच रहे हैं, क्योंकि जंग के बाद इनके राजनीतिक जीवन का अंत होने वाला है। अगर गौर किया जाए तो एक हद तक ये बात सही भी लगती है। नेतन्याहू सरकार इस समय अपने ही घर में चौतरफा घिरी हुई है। एक तरफ आईडीएफ हमास के बड़े कमांडरों को मार गिराने का दावा करती है, तो दूसरी तरफ इजरायली बंधकों को आज तक नहीं छोड़ा पाई। लेकिन इससे भी बड़ी वजह है नेतन्याहू सरकार का एक फैसला, जिसको लेकर ये कटघरे में खड़ी है। हमास से छिड़ी जंग के बीच गाजा को मिलने वाली कतर की आर्थिक मदद को इजराइल ने नहीं रोका, इसे जारी रखा। एक डील के तहत गाजा पट्टी को कतर हर महीने $15 मिलियन की आर्थिक मदद भेजता है।
नकदी रकम को लेकर इजराइल और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी गाजा पट्टी में जाते हैं। इस पूरी कवायद में इजराइल की कड़ी निगाह रहती है। पहले कतर की यह मदद फिलिस्तीन की मदद से गाजा पट्टी में जाती थी, फिर इजराइल ने इस प्रक्रिया को अपने कब्जे में कर लिया। माना जाता था कि कतर के पैसे हमास को आर्थिक तौर पर मजबूत करते हैं। आज कड़ी निगरानी के बाद भी ये सोच बरकरार है। ऐसे में माना जा रहा था कि हमास को कमजोर करने के लिए इजराइल सरकार सबसे पहले कतर के इस फंड को रोकेगी, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री ने इसे जारी रखा। पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट कर दिया है, एवनगार्ड मिसाइलों की खेप को एक्शन में ला दिया है और यूक्रेन से लेकर नेटो देशों की तबाही का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। इंतजार है तो बस 2024 में होने वाले चुनावों के फैसले का, क्योंकि 2024 में फिर से पुतिन राष्ट्रपति बने तो यकीन मानिए रूस यूक्रेन में परमाणु प्रण तय है। 2024 में यूक्रेन का रूस में विलय भी तय है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के बीच जंग अब ऐसे विनाशक दौर में जा पहुंची है जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ तबाही है। भीषण नरसंहार है, बारूदी कोहराम है। जी हां, 14 दिन बाद साल 2023 का अंत होगा, 2024 का आगाज होगा। और इसी के साथ यूक्रेन की तबाही का संपूर्ण विनाश का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, क्योंकि साल 2024 में रूस में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। आगामी चुनाव के लिए पुतिन का नॉमिनेशन हो चुका है। इस बार भी पुतिन के जीतने की प्रबल संभावना है। यकीन मानिए, साल 2024 में रूस की सत्ता फिर से संभालने के साथ ही पुतिन यूक्रेन का वजूद मिटाने के लिए पूरी शिद्दत के साथ लग जाएंगे। अब तक जंग गोला बारूद से हो रही थी, मगर 2024 में रूसी प्रेसिडेंट अपनी किलर मिसाइलों और न्यूक्लियर विनाशकों को वॉर जोन में झोंक देंगे। जी हां, एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2024 में रूसी डिफेंस 7 आईसीबीएम का टेस्ट करेगा, नाटो देशों पर एटमी हमले के लिए ब्लूप्रिंट बनाएगा, साल 2026 तक पूरे यूक्रेन को अपने कब्जे में ले लेगा। रूस ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट कर दिया है, मिसाइल फोर्स को एवनगार्ड मिसाइल से भी लैस किया है। दरअसल कीव से यह खबर सामने आ रही थी कि 2024 में यूक्रेन नए काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी में जुटा हुआ है। लगातार नए सैनिकों की भर्ती की जा रही है। पश्चिमी देशों से युद्ध स्तर पर गोला बारूद, हथियार और सैन्य सामान मंगाए जा रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि साल 2024 में यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव खेरसोन से शुरू हो सकता है। बस इसी काउंटर का पलटवार करने के लिए पुतिन ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल पुतिन के तेवर आगामी चुनावों के चलते नरम है, मगर आशंका जताई जा रही है कि जैसे ही पुतिन फिर से राष्ट्रपति बनेंगे, पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। जिसका मतलब ये कि 2024 के आगाज के साथ ही यूक्रेन पर ऐसा बारूदी प्रहार होगा, विनाशकों के जरिए इतना प्रचंड हमला होगा जिसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाएगी।
इसी अटैक प्लान के साथ पुतिन यूक्रेन का विलय भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।